रश्मि द्विवेदी एक एक डिटेल आप तक यहाँ पर पहुंचाएंगे। लेकिन देखिए, कल पूरे देश भर की नजर संसद भवन पर थी, क्योंकि जो अंदर बहस चल रही थी उस पर एक एक चर्चा यहाँ पर हुई है। डिलिमिटेशन का जो मुद्दा था उसको लेकर भी चर्चा हुई, 14 घंटे तक की पूरी चर्चा हुई। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो इस वक्त आपको बता दें, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 को लागू कर दिया गया है। इसके लिए बाकायदा एक नोटिफिकेशन भी यहाँ पर मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, कानून मंत्रालय की ओर से जारी किया गया। हालांकि एक सरकारी अधिकारी का कहना है कि टेक्निकल ग्लिच भी यहाँ पर हो सकती है और उसको लेकर भी मंथन यहाँ पर होगा। सवाल यहाँ पर यह उठ रहा था, जब बात 2029 में इस आरक्षण को लागू करने की थी, तो अभी आखिर इतनी जल्दी ये नोटिफिकेशन यहाँ पर क्यों जारी किया गया? क्योंकि बहस लगातार अब भी चल रही है और आज दूसरा दिन है बहस का। आज भी बहस यहाँ पर होगी और शाम के वक्त वोटिंग होगी। कल आपने देखा किस तरीके से तमाम सवालों के जवाब यहाँ पर खुद गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी दिए गए थे, जहां पर वो ये भी कहते हुए साफ स्पष्ट नजर आए कि 2029 में भी उतनी ही सीटों पर चुनाव लड़े जाएंगे जितनी अभी है मौजूदा सीटें, यानी कि 543, उसमें भी कोई बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। और इसी बीच अब कई तरीके के सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बार बार जो विपक्ष है उसका यह कहना है कि 543 सीटों पर ही आखिर 33% आरक्षण क्यों नहीं हो सकता, उसको लेकर भी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जो विपक्ष का मुद्दा है सबसे ज्यादा, वो मुद्दा है दक्षिण के राज्यों को लेकर। उनका यह कहना है कि जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हुआ है उनको तकलीफें हो सकती हैं। हालांकि इसको लेकर भी गृह मंत्री ने पूरे आंकड़े यहां पर जारी किए और साफ स्पष्ट शब्दों में यहां पर कहा कि कोई भी दिक्कत उन राज्यों को भी नहीं होगी जहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल हुई है, उनका भी हिस्सा उसमें उतना ही होगा। बिल्कुल। और देखिए, सरल और सीधी भाषा में अगर समझे, 2023 में ये बिल लागू हुआ, लागू भी नहीं हुआ, पारित हुआ, लागू नहीं हुआ। 2026 में इसके संशोधन के लिए आज शाम 4 बजे वोटिंग होनी है, अभी बहस चल रही है। 2029 से लागू होना था, लेकिन कल देर रात सरकार की तरफ से, कानून मंत्रालय की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कि जो 2023 में बिल पारित हुआ था वो कल से, यानी कि 16 अप्रैल से लागू हो गया। अब इस पे ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, ये कैसा कंफ्यूजन है? जयराम रमेश पोस्ट करके पूछ रहे हैं कि भाई हम तो पजल हो चुके हैं, अभी वोटिंग बाकी है लेकिन बिल लागू हो गया है, संभव कैसे है? और ऐसे में 2029 पर जब लागू होना था तो फिर ये जल्दबाजी क्यों? देखिए, 2023 में ये बिल पास किया गया था संसद के द्वारा, लेकिन उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ था, नोटिफाई नहीं किया गया था। क्योंकि कोई भी बिल तब लागू होता है जब वो नोटिफाई कर दिया जाता है। तो कल सरकार ने इसको नोटिफाई किया, क्योंकि नोटिफाई, जब तक कोई कानून नोटिफाई नहीं होगा तो उसमें संशोधन कैसे होगा? कानून लागू नहीं हुआ था, क्योंकि अब संशोधन आज होना है, क्योंकि डिवीजन होना है और आज विपक्ष उस पर उसके खिलाफ अगर प्रस्ताव करता है, तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि पहले उस कानून को लागू किया जाए। और इस कानून के लागू होने का मतलब है कि जो उसमें सिफारिशें की गई हैं वो 2029 तक लागू नहीं होंगी, क्योंकि उसमें साफ तौर पर है कि जो सेंसेक्स होगा, जो जनगणना होगी, उसके आधार पर डिलिमिटेशन होगा। डिलिमिटेशन 2033 से 34 से पहले ये पूरी प्रक्रिया संभव नहीं है। तो अगर ये कानून आज भी लागू होता है, कल जो लागू कर दिया गया, तो इसका मतलब है कि वो पुराना जो उसमें जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं, जो उसका प्रोसेस तय किया गया है, उसी प्रोसेस के तहत उसकी प्रक्रिया चलेगी। और इसी वजह से इसमें लेकिन इसमें आज संशोधन होना है, क्योंकि आज चर्चा पूरी हो जाएगी, गृह मंत्री अमित शाह उसमें रिप्लाई करेंगे और उसके बाद उसमें मत विभाजन होगा। तो मत विभाजन से होने से पहले वो कानून लागू होना बेहद जरूरी है, क्योंकि कानून लागू होगा तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है। बिना कोई कानून अस्तित्व में आए हुए उसमें संशोधन किस तरह से किया जा सकता है? इस वजह से सरकार ने इसको कल नोटिफाई किया है। और इसमें ये भी एक जो चर्चाओं का दौर है, इसमें एक मैसेज भी सरकार ने दे दिया गया है कि अब अगर सरकार इस बिल को 2/3 बहुमत नहीं दिला पाती है, तो जो विपक्ष बार बार कह रहा है कि साउथ में सीटें कम हो जाएंगी, तो उसके लिए मैसेज है कि अगर ये कानून लागू होता है और 2033-34 में जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी होती है, तो उसमें साउथ की जो सीटें हैं वो सेंसेक्स के आधार पर कम हो सकती है। तो ऐसे में विपक्ष खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा है। एक बड़ा मैसेज ही जाएगा कि वो महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है, क्योंकि कल गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि जो संशोधन आ रहा है उसके हिसाब से 8वीं साउथ के, दक्षिण के राज्य की सीटें कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। निश्चित तौर पे यतेंद्र, और इस बीच जानकारी बड़ी सामने आ रही है, मैं लौटूंगी कि संसद में अभी भी नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन होना है उसके तहत बहस जारी है। कल भी देर रात तक ये बहस चली और आज भी बहस होगी। इसके बाद 4 बजे वोटिंग होगी इस संशोधन को लागू करने के लिए, पक्ष और विपक्ष में। इसके ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब सरकार का पक्ष रखेंगे संसद के अंदर, यानी कि जितनी भी समस्याएं हैं, सवाल हैं, उन सबका जवाब देते हुए आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नजर आएंगे। अब देखिए, ये जो पूरा मामला है, इस मामले में विपक्ष का एक रुख साफ है। विपक्ष का क्लियर स्टैंड है कि हम
परिसीमन पर साथ नहीं है, हम महिला आरक्षण के साथ हैं, परिसीमन पर, डिलिमिटेशन पर हम साथ नहीं है, विपक्ष में है। अब ऐसे में बड़ी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये भी सामने आ रही है कि कई फ्लोर लीडर्स विपक्ष के सरकार के संपर्क में है, क्योंकि आज वोटिंग होनी है। तो देखिए, इसी को लेकर हम लगातार चर्चा भी यहां पर करेंगे। हमारे साथ कई सारे मेहमान भी यहां पर लगातार जुड़ेंगे और इस वक्त डॉक्टर टीना कर्मवीर जो कांग्रेस का पक्ष यहां पर रखेंगी वो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं। सबसे पहला सवाल तो यही मैम आपसे, क्योंकि जितनी बातें यहां पर लगातार हो रही थी इसको लेकर कल स्पष्टीकरण यहां पर दिया गया गृह मंत्री की ओर से कि कोई सीटें कम नहीं हो रही दक्षिण की। पूरा जो आंकड़ा है वो भी उन्होंने पेश किया, किसकी कितनी सीटें बढ़ेंगी। 130 सीटें अभी हैं, अब जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो 195 सीट दक्षिण भारत की पूरी हो जाएगी। तो अब क्या अभी भी कोई दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है कि आज बाबा साहब को याद करना बेहद जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः वह बुरा साबित होगा, उसे प्रयोग में लाने वाले लोग बुरे हैं। और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अंततः वो अच्छा साबित होगा मगर उसे प्रयोग में लाने के वाले लोग अच्छे हैं। तो साफ तौर पर यह कहना है कि आज बाबा साहब को हम इसलिए याद कर रहे हैं कि अभी तो बिल पे चर्चा हो रही है, लेकिन सरकार कितनी जल्दबाजी में है। और मैं तो कहती हूँ कि ये तो एक झूठ का चक्कर तो पहले ही लगा चुके हैं कि 50% बढ़ाई जाएंगी सीटें, इतनी % बढ़ाई जाएंगी, और मीडिया भी यही खबरें चला रहा था। लेकिन अभी तो बिल पे चर्चा है और 4 बजे तक इंतजार करना चाहिए। सरकार ने नोटिफिकेशन किस वजह से पेश कर दिया है, लेकिन ये सरकार जो है दबे पांव जो कहते हैं ना। जी, मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी कि मीडिया जो खबरें चला रहा है वो खबरें ये नहीं चला रहा है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। जो जानकारी सामने आ रही है और जो कुछ सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है वो बतौर दावा और सूत्रों के जानकारी जनता तक पहुंचाई जा रही है, चाहे वो कांग्रेस कह रही हो, चाहे वो सरकार कह रही हो, चाहे वो विपक्षी मुझे लगता है कि सरकार को भी ये सच्चाई देश के सामने बतानी चाहिए कि क्या अभी तो बिल पे चर्चा हो रही है ना, अभी तो सत्ता पक्ष विपक्ष सब लोग अपनी बहस कर रहे हैं, लेकिन फिर ये नोटिफिकेशन किस वजह से डाला है। इसलिए जयराम रमेश जी ने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि ये किस तरीके का नैरेटिव चलाया जा रहा है। अभी तो आप 4 बजे तक का इंतजार करिए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि इससे चलिए 33% आरक्षण तो हम सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि उसी को लेकर तो बहस चल रही ताकि सीटें और बढ़ाई जाए तो सबको मौका मिले, दक्षिण के राज्यों की भी सीटें बढ़े। लगता है कि उसको लेकर ही बहस। हम लोग तो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे में साथ है, लेकिन आरक्षण तो मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा तो कुछ और है, मुद्दा तो परिसीमन है, मुद्दा तो जाति जनगणना है, मुद्दा तो राजनीतिक मंशा है। जाति जनगणना को लेकर भी कल गृह मंत्री ने कहा है कि वो भी होगी। अभी नॉर्मल जनगणना चल रही है, उसके बाद जाति जनगणना होगी और करेंगे जरूर। गृह मंत्री से आप कल पूछ लीजिए, कह दो वो तो जुमला था, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। गृह मंत्री पर कोई विश्वास कर सकता है? मेरा बस एक सवाल है आपसे। चलिए, आप विरोध कर रहे हैं, विपक्ष में है, ठीक है, बस इतना बता दीजिए कि अगर महिला आरक्षण से दिक्कत नहीं है तो 2023 के समय जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल पास हुआ था उसे लागू करने का ही तो नोटिफिकेशन है, उसमें क्या दिक्कत है? देखिए, वो बिल पास हो चुका था, हम तो पूरी तरीके से साथ थे ना। हाँ। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? अभी तो आपको इंतजार करना चाहिए। सरकार में तो आप भी रहे हैं, नोटिफाई जब तक नहीं होगा आपने क्यों पेच फंसाया? आपने क्यों पेच फंसाया कि जनगणना होगी, सेंसस होगा, फिर परिसीमन होगा, तो आपने पेच क्यों फंसाए? हम तो चाहते थे 2024 में हरियाणा की महिलाएं भी संसद के अंदर आए, असम की महिला भी आए, उड़ीसा की महिला भी आए। आप क्या चाह रही हैं कि 543 सीटों में ही 33% आरक्षण दे दें? बिल्कुल देना चाहिए। और ऐसे आप ये तो सोचिए, अगर सुनिए आप मेरी बात सुनिए, अगर 550 से वो सीटें बढ़कर 816 कही जा रही हैं कि 816 हो जाएंगी तो आपके भी तो कितने सारे राज्यों को फायदा होगा, कितने पुरुषों को भी फायदा होगा, महिलाओं को भी फायदा होगा। वो कह रहे 543 सीटें फिर आप महिलाओं को ही दे दीजिए चाहे अपनी उम्मीदवारी में। नहीं, मुझे ये बताइए कि असम में जो किया इन्होंने संविधान के साथ, जो कहते हैं कि संविधान को तोड़ा मरोड़ा गया, असम में किया, यही जम्मू कश्मीर में किया, ये सिर्फ अपनी सरकार बचाना चाहते हैं। जो ये बैसाखी की सरकार है ना, ये इनका एक पहिया डुलमुल गया है। ये चाहते हैं कि टीना जी, अगर आप अभी पीछे हटती हैं तो आप समझिए महिला आरक्षण जो है और आगे लंबा चला जाएगा। और सीधे सीधे पीएम ने भी कल कहा है अगर आप नहीं आरक्षण का साथ देंगी तो जनता भी आपका साथ छोड़ देगी, फिर आपको ही नुकसान होगा। इतिहास भूले नहीं है हम। 1989 में पंचायती राज जो राजीव गांधी जी का सपना था, यही लोग, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी जी हो, राम जेठमलानी जी हो, जसवंत जी हो, ये सब लोग विरोध में थे। हम भूले नहीं है 2010 में लोकसभा में क्या कहा सुषमा जी ने, ये कहा कि हम लोग इस बिल के समर्थन में नहीं है। कम से कम 2023 में आप देखिए विपक्ष की ताकत, कांग्रेस की ताकत, इंडिया अलायंस के सारे नेताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और साथ दिया। लेकिन आज देखिए,
अब तो तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में चुनाव है, लेकिन वहां के सांसद नहीं है, उनके साथ आप क्या कर रहे हैं? उनके साथ तो आप नाइंसाफी कर रहे हैं साहब। आप अपनी राजनीतिक मंशा के लिए, अपने लालच के लिए, अपने छल कपट के लिए आप जो है देश के साथ इसी को लेकर शिवांगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, मुझे लगता है वो भी यहाँ पर जरूर बता देना चाहिए, क्योंकि वो लगातार अपनी बात यहाँ पर रखते आए और कल संसद भवन के अंदर से भी उन्होंने अपनी बात यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप में कही थी। शिवांगी, निश्चित तौर पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, जानकारी दी गई कि हमारी नारी शक्ति सशक्त भारत की पहचान है। देश की माताएं, बहनें और बेटियां अपनी अटूट संकल्प शक्ति और साथ ही साथ में निष्ठा और सेवा भाव से आज हर क्षेत्र में भारतवर्ष का गौरव बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ट्वीट किया गया। उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनुभवी नारी शक्ति की कोई भी कमी नहीं है और हमें भरोसा है कि वे सदन के साथ साथ राष्ट्र को समृद्ध करने में अपना अमूल्य योगदान देंगी। देखिए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कल 40 मिनट का संबोधन सदन के अंदर दिया गया था और इस ट्वीट के साथ ही साथ में उन्होंने ये बात कही थी जब उन्होंने संबोधन दिया था कि भाई ये जो है, ये हम नारी को उनका हक दे नहीं रहे हैं, ये हम वो अधिकार लौटा रहे हैं, ये उनका पहले से ही हक है, हम देने वाले कोई नहीं होते हैं। ये जो 25-30 साल का जो कर्ज है हम वो चुका रहे हैं और अब समय आ गया है। क्रेडिट लेने की बात है, उस पर भी घेरते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो ये जो बहस है, ये चर्चा है, ये लंबी चली। कल रात 1:22 पर लोकसभा का जो सेशन था वो स्थगित हुआ और उसके बाद आज एक बार फिर से चर्चा शुरू हो जाएगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया था वो आपको सुनाते हैं। विकसित भारत बनाने में हमारी नारी शक्ति की भागीदारी को एक खुले मन से निर्णय करने का अवसर है, स्वीकार करने का अवसर है। और मैंने जैसा पहले ही कहा कि आज पूरा देश और विशेष करके नारी शक्ति हमारे निर्णय तो देखेगी, लेकिन निर्णय से ज्यादा हमारी नीयत को देखेगी। और इसलिए हमारी नीयत की खोट देश की नारी शक्ति कभी माफ नहीं करेगी। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी, ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। और देखिए, चर्चा जारी है। चर्चा न्यूज 18 इंडिया के मंच पर भी हो रही है और हमारे साथ कुछ खास मेहमान बने हुए हैं। ओवर टू यू शिवानी। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए टीना जी तो लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई जो कांग्रेस का पक्ष रख रही हैं और साथ भी प्रज्ञा जी इस वक्त आ चुकी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, महिलाओं के मुद्दे उठाते आई हैं। योगिता सिंह जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए यहाँ पर आ चुकी हैं। तो देखिए, बातचीत का दौर फिर से यहाँ पर शुरू करते हैं। गेस्ट पैनल हमारा बड़ा हो चुका है, सीधे बीजेपी की ओर ही हम यहाँ पर जाएंगे। अभी भी योगिता जी, मुझे लग नहीं रहा कि विपक्ष बहुत संतुष्ट हुआ है। कल बहुत सारी बातें वहां पर हुई, अच्छे से क्लियरेंस भी दिया गया गृह मंत्री की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी, लेकिन अभी डीलिमिटेशन को लेकर फिर वही बातें सामने आ रही कि दक्षिण राज्यों को नहीं मिलेगा वो चीज जो वो चाह रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन कम है। देखिए, डीलिमिटेशन 1976 के बाद 2026 में होना तय था और जब तय था तो वो होगा ही। तो इसके लिए मुझे तो लगता है कि सभी पार्टियों को जो चीजें पहले से लिखित है, 1976 में हम नहीं थे तो उस समय डीलिमिटेशन तय हुआ, तो आज हम देश की हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ से ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि सुचारू रूप से सब चीजें करने के लिए भी हमको ये करना बहुत जरूरी है ताकि सदन में वो सीटें बढ़ सके और नीचे जनता की आवाज, जब हम नीतियां भी बनाते हैं, कोई चीजों पे काम करते हैं, वो जनसंख्या के आधार पे बने, तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल योगिता जी, और इसमें मैं सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने कहा कि ये होना तय था परिसीमन,
डिलिमिटेशन होना तय था। जी। विपक्ष भी कह रहा है ये जब तय था तो 2026 के हिसाब से कीजिए ना, क्यों वापस जा रहे हैं 2011 में? जब तय था तो जातिगत जनगणना के आधार पर करिए ना डिलिमिटेशन, क्यों पीछे जा रहे हैं 2011 में? क्योंकि अभी वो नहीं हो सकता। आज की डेट में अगर हम जनसंख्या के आधार पे आज करना चाहें तो वो 2029 में हम लोगों को, वो महिलाओं को वो हक नहीं दे पाएंगे। जब 2023 में बिल पास हुआ तो सभी ने सर्वसम्मति से बिल को पास किया और सबने एक बात उस समय ये भी कही कि इसको 2029 में लागू किया जाए। आप उस समय सदन के अंदर सभी विपक्षी दलों ने भी ये बात कही कि भाई इसको 2029 से ही लागू करना चाहिए, तो वही तो कर रहे हैं। अगर 2029 में लागू करना है तो उस 2011 की जनसंख्या के आधार पे करना पड़ेगा, नहीं तो 29 तक वो जनसंख्या हो नहीं सकती। साध्वी जी, आप बताइए और कितना लंबा वक्त लग सकता है? अभी भी आपको लग रहा है कि जो आगे की रूपरेखा है, विपक्ष कहीं कहीं अगर अड़ंगा डालता है तो आपको लग रहा है अभी भी ये नहीं पॉसिबल है? देखिए, सबसे पहली बात तो हमें ये देखना होगा शिवानी की हमारे देश का विभाजन ऑलरेडी हो चुका है और तब भी विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर अब भी इतना बड़ा बिल आ रहा है, ऐतिहासिक कदम उठाने जा रही है सरकार, हमें सरकार को साधुवाद देना चाहिए, शुभकामनाएं देना चाहिए। नारी आधी आबादी है और आधी आबादी जब नेतृत्व में आएगी तो भारत पूरी तरह से विकास करेगा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्तर पर विकास करेगा। गौरी से लेके मुगलों तक, ब्रिटिशर्स तक नारी का अधिकार छीना गया है। सदा से हम ये जानते हैं दिस इज द टाइम कि नारी को उसका अधिकार मिले, तो समय है कि नारी को अधिकार देना चाहिए, नेतृत्व में भी नारी आपसे लेना चाहती हूँ। दक्षिण राज्यों की जो बात आ रही है, लगातार कांग्रेस और विपक्ष कह रहा है कि उनको प्रेजेंटेशन उस तरीके से नहीं मिलेगा क्योंकि वहां पर आबादी ऑलरेडी कम है, तो वहां से तो महिलाएं भी फिर कम आएंगी। इसको लेकर क्या कहना है? लेकिन फिर इसके आधार पे हम बांट कैसे सकते हैं? जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उनको तो मिलेगा ही ना। आप देखिए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप डिजर्व करते हो, तो फिर महिला और पुरुष में समाज को क्यों बांट रहे हैं? आज भी हमारा समाज जेंडर इक्वलिटी में जूझ रहा है, जेंडर इनइक्वलिटी है, पे डिस्पैरिटी है, महिलाओं के साथ हर जगह पर अन्याय होता है। मेल डोमिनेटेड समाज का हम हिस्सा रहे हैं, लेकिन आज समय है जब महिलाओं को नेतृत्व का अधिकार मिल रहा है, तो उनके नेतृत्व को स्वीकारने में क्या आपको प्रॉब्लम है? जी शिवांगी, टीना जी कुछ कहना चाह रही है। देखिए, मुझे लगता है कि कितने लाचार लोग हैं ये, और ये कह रहे हैं कि लाचारगी कहें इनको, कि कह रहे हैं कि हम नहीं करवा पाए। तो आप तो पूर्ण बहुमत की सरकार है, हम तो ये तो बार बार सीना ठोकते थे कि हम पूर्ण बहुमत से सरकार है, तो आप पूर्ण बहुमत की सरकार होते हुए भी जनगणना नहीं करा पाए, तो ये तो आपकी सरकार की लाचार की, बेचार की दिखाई देती है। नहीं, जनगणना तो आपने भी कराई थी 2011 में, हमने करवाई, SECC कराई थी कि नहीं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था कि नहीं? बिल्कुल। आंकड़े क्यों नहीं जारी किए गए? ये बताइए ना, ये क्यों दबा के बैठे रहे? क्यों इन फाइलों को दबा के बैठे रहे? आपको 2011 से 14 का तो आपके पास भी समय था। हमारे पास समय था, पूर्ण बहुमत से आए ना सरकार में, और अभी भी आंकड़े जारी करने की बात कर नहीं, बिल्कुल इनसे सवाल पूछा जाना चाहिए और ये कहना चाहिए कि इतने समय से सेंसस क्यों नहीं करा पा रहे। और ये कह रही है विपक्ष भी चाहता था 2029 में। अरे झूठ बोलने की भी एक लिमिट होती है, झूठ की भी एक सीमा होती है। कि ये कह रही है कि विपक्ष चाहता था, अरे विपक्ष तो चाहता था 2024 में लागू हो जाए महिला आरक्षण, हम क्यों नहीं चाहेंगे? पूर्ण बहुमत की अगर बात हो रही है तो विपक्ष भी तो चाह रहा था ना महिला आरक्षण। विपक्ष तो यही कह रहा है ना। बिल्कुल ठीक कहा कि जिस तरीके से जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं और जो झूठ बोले जा रहे हैं कि हाँ हम महिलाओं को आरक्षण देंगे, वो उनको झूठ को झट से पहचान लेती है। इनके झूठ के आगे तो चाणक्य भी मुस्कुरा जाए, कुटिलता के आगे, कि भाई ये क्या कुटिल लोग हैं, कितनी चालाकी से इस देश को। योगिता जी, 2014 से पहले कितने साल इनकी सरकार रही और ये बात कहेंगे? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसको सर्वसम्मति से पास तो कराया। आप तो देश की आजादी के बाद कितने साल तक थे? आप तो ये कहते ही हैं, कांग्रेस ये कहती है कि हम ये 1925 से चाहते थे, देश की आजादी से पहले से कांग्रेस ये बात कहती है महिला आरक्षण की। तो आपको किसने रोका था? आपके पास भी हमेशा पूर्ण बहुमत था। ये बात ठीक नहीं है। देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ 2/3 बहुमत के साथ चीजों में संशोधन किया जाता है, तो मुझे लगता है कि नारी जो देश की आधी आबादी है, 2024 में मतदाता सबसे ज्यादा महिलाएं रहीं, तो क्या आप उनको मेन लीड में नहीं लाना चाहते? आप सिर्फ उसका उपयोग मतदाता के रूप में रखना चाहते हैं। देश की आबादी बढ़ी, उस आबादी के साथ उनका हक भी उनको मिलना चाहिए। बेशक, देखिए ये तो बात यहाँ पर माननी पड़ेगी शिवांगी की, जिस तरीके से यहाँ पर लगातार सर्वसम्मति बनी है, सारे जो दल हैं वो एक साथ आए हैं इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं 2023 को लेकर। प्रज्ञा जी, आपका क्या कहना है इसी को लेकर?
देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ऑलरेडी कहा जाता है कि राजनीति क्लीन नहीं है, ठीक है, और महिला आएंगी तो क्लीन राजनीति करेंगी। सबसे पहली बात ये है, महिला करप्ट नहीं होगी। आज जो करप्शन देश में इतना फैल रहा है, महिला करप्ट नहीं होगी, महिला क्लीन राजनीति करेगी। और साथ ही साथ आप देखिए, ये वो लोग हैं जो यहाँ बैठकर महिलाओं को, स्वयं महिला होकर महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर रही हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये देखिए, ये लोग क्या करेंगे, वोट लेने के लिए जाएंगे, महिलाओं के पास जाएंगे कि हमें आपका वोट चाहिए, लेकिन हम आपको अधिकार नहीं देना चाहते। जब आपके अधिकारों की बात आती है, लेट मी कंप्लीट, तो हम मूक और बधिर हो जाते हैं। इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा, इतिहास याद रखेगा। जिसने इसका विरोध किया था, इतिहास क्षमा नहीं करेगा। याद रखेंगे आज का वो दिन, और जब ये बिल पास होगा तब इन लोगों का एहसास होगा कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। टीना जी, आपके पास आऊंगी क्योंकि साइना नेहवाल जी जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उनका भी वो हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर जुड़ रही हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि महिला आरक्षण संशोधन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है, आपको कैसा लग रहा है? देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम से सबसे बड़ा बदलाव यह आएगा कि महिलाओं की आवाज सीधे फैसले लेने वाली जगहों तक पहुंचेगी। जब महिलाएं नीति निर्माण का हिस्सा बनेंगी तो शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ज्यादा संवेदनशील और जमीनी फैसले होंगे। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, आपको, क्योंकि सबको उम्मीदें बहुत सारी हैं, तो किस तरीके के बदलाव भी आप आने वाले वक्त में, भविष्य में देख रही हैं? जहां तक 33% आरक्षण की बात है, यह एक बहुत बड़ा और सकारात्मक कदम है। इससे महिलाओं को एक मजबूत शुरुआत और प्लेटफॉर्म मिलेगा। लेकिन आगे चलकर हमें यह भी देखना होगा कि महिलाओं की भागीदारी सिर्फ संख्याओं तक सीमित ना रहे, बल्कि उनकी भूमिका और प्रभाव भी उतना ही मजबूत हो। मेरे मुताबिक नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे कदम सबसे पहले महिलाओं को यह भरोसा देते हैं कि उनकी आवाज और उनकी क्षमता को महत्व दिया जा रहा है। जब महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो समाज की सोच भी धीरे धीरे बदलती है, खासतौर पर खेल जैसे क्षेत्रों में, जहां पहले लड़कियों को उतना प्रोत्साहन नहीं मिलता था। ऐसे कानून एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं जिससे परिवार और समाज लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं। खेल हो, शिक्षा हो या कोई भी क्षेत्र, जब अवसर और आत्मविश्वास दोनों मिलते हैं तो महिलाएं हर जगह बेहतर प्रदर्शन करती हैं। निश्चित तौर पे बहुत शुक्रिया साइना जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और देखिए, चर्चा आज जारी है, लगातार जारी है, और हमारे साथ में जो पैनल है वो भी बेहद खास है, महिलाओं का ही पैनल है। अब समझने की कोशिश करूंगी, टीना जी, आप बार बार विपक्ष के अपने सवाल हैं, अपने मत हैं, ठीक है, रखिए, लेकिन जब सारी कंफ्यूजन जवाब में दी जा रही है तो फिर क्या सवाल? अमित शाह कहते हैं जाति जनगणना अभी चल रही है, कोई रोक नहीं रहा है, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दक्षिण राज्यों को कोई नुकसान नहीं है, वहां पे सीटें कम नहीं होंगी। तमिलनाडु की आप बात करते हैं, 39 से वहां पे 59 सीटें तक हो जाएंगी। साथ ही साथ में परिसीमन आयोग का जो कानून है वो भी एकदम सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। फिर दिक्कत क्या है? देखिए, मुझे लगता है अभी मैडम ने कहा कि मैं महिला विरोधी हूँ, तो जो भगवा चोला पहने हैं वो जरूरी नहीं है कि वो सत्य बोलेंगे, और वो धूर्त भी हो सकते हैं, क्योंकि भगवा चोले के पीछे भी कुछ और भी हो सकता है। टीना जी, पर्सनली आप अटैक नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल किसी के वस्त्रों को लेकर आप सवाल नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी के टीना जी, किसी के वस्त्रों को लेकर, किसी के आचरण को लेकर आप सवाल नहीं कर सकते। कैसे बोला? अब कांग्रेस पार्टी महिला जी, ठीक है, एक सेकंड प्रज्ञा जी, पूरी बात हो जाने दीजिए। नहीं, एक सेकंड मैं होने दूंगी, लेकिन आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकती ना। नहीं, आप पर्सनल कमेंट नहीं कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते आप। नहीं, पर्सनल कमेंट आप उनके पहनावे पे नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से कह रहे टीना जी, 15 लाख महिलाएं जो पंचायती राज संस्थाओं में रहती हैं। एक सेकंड, आप अपना मुद्दा रखिएगा, लेकिन अगर आपने ये बात कही है तो आप जवाब प्रज्ञा जी देंगे। नहीं, प्लीज एक सेकंड टीना जी, लिसन, यू नीड टू अपोलोजाइज। आप मेरे अटायर पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। आपको अगर प्रॉब्लम है तो लॉजिक से काटिए, रीजनिंग से काटिए। प्रॉब्लम पता है क्या है इनको, विपक्ष को? जब लॉजिक खत्म हो जाते हैं, जब रीजनिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की बात हो रही है, तब ये पर्सनल अटैक करते हैं। ये भूल जाते हैं कि नारी केवल मतदाता के लिए नहीं है, नारी राष्ट्र निर्माता भी है। नारी को उसका अधिकार देंगे। और अगर आप नारी विरोधी नहीं है तो खुलकर बोलिए ना, आप लॉजिक्स दीजिए, रीजनिंग दीजिए। आई वुड बी द वन हु वुड बी 2010 में जिस तरीके से सुषमा जी ने यही तो कह रही थी, लोकसभा में हम लोग समर्थन नहीं करते। हम तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी तरीके से साथ है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण तो मुद्दा ही खत्म कर दिया ना देश के मिलना चाहिए। तो फिर अब दिक्कत क्या
है। अब जो 2023 का आज जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर वो नोटिफिकेशन जारी हुआ तो उसमें दिक्कत क्या है कि 16 अप्रैल से लागू हो गया है 2023 का बिल। मुझे बताइए तो फिर ये पेज क्यों फंसा रहे? जाति जनगणना कब होगी, कब जो है परिसीमन? ये जाति जनगणना की बात तो विपक्ष ही कर रहा है ना। योगिता जी, मेरा सवाल आपसे है, एक सेकंड मैं लौट रही हूँ। योगिता जी, मुझे मेरा लगता सवाल है आपसे कि कभी कभी राजनीतिक दल और अपनी विचारधारा से ऊपर उठ के कोई निर्णय करने चाहिए जिंदगी में। मुझे लगता है कि ये समय है पूरे देश की नारी को सम्मान देने का। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो मुखिया है देश के, अगर वो ये कह रहे हैं कि सभी दल साथ में आए, तो मुझे लगता है नारी के सम्मान के लिए, नारी आधी आबादी है, जननी है, और हमेशा से भारत में तो नारी को, हम तो कहते हैं कि हमारे जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। हम बराबरी की बात करते हैं। बेशक, और जिस बराबरी की बात यहाँ पर योगिता जी हो रही थी, इसलिए कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इसको लागू किया जाए। अब उसमें जो विपक्ष अपनी बात यहाँ पर कह रहा है वो आगे किस हद तक जाएगी ये भी अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन देखिए, इस बीच कल प्रियंका गांधी ने जो कुछ भी संसद के अंदर कहा उसका जवाब पूरे रूप से यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह की ओर से भी दिया गया। वो भी आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या उसमें जवाब दिए हैं। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता पे। इन्होंने पूरी योजना बना रखी है, हंस रहे हैं, सहमत है मेरी बातों से। अचानक प्रदेशों में चुनाव के दौरान सदन की बैठक बुलाओ, कोई सर्वदलीय बैठक मत बुलाओ। विधेयक का प्रारूप सिर्फ एक दिन पहले सार्वजनिक कर लो ताकि विपक्ष को कोई मौका न मिले कि इस पे चर्चा कर ठीक ढंग से हो। मीडिया और पब्लिक में पहले से ही चर्चा शुरू कर लो कि मोदी जी एक बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं महिलाओं के उत्थान के लिए। ये विपक्षी दल के जो नेता हैं कुछ समझते नहीं हैं, राष्ट्र के हित में कुछ करते नहीं हैं, विरोध करेंगे। बेचारे मोदी जी इतना बड़ा कदम उठाने वाले हैं, सबको इनका साथ देना चाहिए राजनीति से ऊपर उठकर। और ये कर करके विपक्ष को धर्म संकट में डाल दो। एक तरफ महिला आरक्षण और दूसरी तरफ आपको काट पीट करने की, पूरे ढांचे को बदलने की स्वतंत्रता, ओबीसी वर्ग को नकारने की स्वतंत्रता। अध्यक्ष महोदय, राजनीति में कुटिल होना अपनी जगह है, शायद हमें और थोड़ा होना भी चाहिए इस तरफ वालों को, लेकिन सत्ता बनाए रखने की महत्वाकांक्षाओं को परे करके देश के हित के लिए सही निर्णय लेना अलग है। मान्यवर, डीलिमिटेशन कमीशन का जिक्र है कि डीलिमिटेशन कमीशन में आप आपके लोग बिठा दोगे, ये करोगे वो करोगे। तो मैं माननीय सदस्य प्रियंका जी को कहना चाहता हूं, हमने डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। फुल स्टॉप कोमा में आपका डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट को हमने रिपीट किया है। अगर आपने उस वक्त मैनिपुलेशन किया है तो मैं इतना कह सकता हूं, आप कह रही हो कि इससे मैनिपुलेशन होगा, तो आपने अगर उस वक्त ये एक्ट का उपयोग कर मैनिपुलेशन किया होगा तो मैं इतना कर सकता हूं कि हम नहीं करेंगे और मैं कुछ नहीं कह सकता।